वेरी सॉरी। देश में कई लोग भारत को डराने का काम करना शुरू किया। ये महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तारीफ की जाए। छोटे को बहुत रोक के रखो, तो भाई वो मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात होगी चुनाव में मुस्लिम बोर्ड खुलकर इंडी गठबंधन का समर्थन करने लगे हैं। पहले उलेमा बोर्ड और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंडी गठबंधन के समर्थन में वोट देने की अपील कर दी है। क्या धर्म के आधार पर वोटों की ये गोलबंदी संविधान के तहत है? पूरा समुदाय, इस धर्म के लोग मिलकर एक राजनीतिक गठबंधन को वोट दे, क्या ये संविधान के तहत है? आज इस पर होगी महाभारत। इसी के साथ साथ आज बात यह भी कि क्या मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करेंगे। पहले मुस्लिम आरक्षण की मांग, जिसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। वक्फ का खुलकर विरोध करिए, वक्फ बिल का खुलकर विरोध करिए, उसके भी समर्थन में नजर आ रही है। अब क्या घुसपैठियों को सिलेंडर की बात भी की जाएगी, क्योंकि मंच से राहुल गांधी के नेता घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। आज इस पर भी होगी महाभारत। और आज ये भी दिखाऊंगी कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने कैसे नोटिस दिया। मंच पर पुलिस का नोटिस, भड़काऊ भाषण पर लगाम लगाने के लिए नोटिस दिया गया है ओवैसी साहब को। पर ओवैसी उस बीच मंच पर 15 मिनट को कैसे अपने वोटर्स को लुभाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 15 मिनट वाला भाषण आपको याद है? 15 मिनट पुलिस हटा दो तो बता देंगे क्या कर सकते हैं, ये वाला भाषण आपको याद है? अब इसी भाषण का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषणों में कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं और याद दिलाकर अपने वोटर्स को लुभा रहे हैं। लेकिन क्या ये याद दिलाकर आप बहुसंख्यक समाज को धमकी नहीं दे रहे? जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा और मंच पर नोटिस पाने के बाद लोगों से क्या बात रखी। सुनिए जरा, देखिए जरा। 15 मिनट है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। मेरे को लव लेटर दिए, हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते हैं ना इन हजरत पुलिस। दामाद को लाइटर वेन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके। तो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि मुझे नोटिस दे दिया गया। अब क्यों दे दिया गया? 15 मिनट का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। 15 मिनट को अपने वोटर्स को याद भी करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए और इसी मुस्लिम वोट के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंडी गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार है और कह रहा है कि हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी और वो शर्तें मानी भी जा रही हैं। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब समर्थन में आ गया है। पहले उलेमा बोर्ड, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वहां झारखंड में जमीयत उलामा, ये सब कह रहे हैं वोट के लिए हम समर्थन करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। क्या मुस्लिम वोटों की डील फिक्स हो गई है? 15 मिनट है। पहले उलेमा बोर्ड, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तारीफ की। मुस्लिम वोटों का सौदा खुल्लम खुल्ला।
क्या महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तय कर लिया है कि उनका वोट किसे जाएगा? विधानसभा चुनाव में मुसलमान थोक में महाविकास आघाड़ी को वोट देने वाले हैं और उनकी सरकार बनवाने वाले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को वोट करने के लिए ऐलान कर दिया है। हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्सर नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। मतलब साफ है, चुनावी रण अब हिंदू बनाम मुसलमान हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी के खुल्लम खुल्ला ऐलान के बाद राजनीति भी तेज हो गई। कितने हिंदू संगठन हैं जो बीजेपी को समर्थन करते हैं, समर्थन ही नहीं करते, बीजेपी को चलाते हैं, बीजेपी के प्रचारक होते हैं, तब तो कोई इतराज नहीं करता। इसमें कौन सी गलत बात है भाई? जो लोग इस तरीके से धर्म के नाम पर कांग्रेस को या महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि दूसरी तरफ 80% लोग हैं। अगर उन लोगों ने धर्म के आधार पर इस तरह से वोटिंग का पोलराइजेशन शुरू कर दिया तो उनका पूरा का पूरा छज्जा उड़ जाएगा। ये चुनाव महाविकास आघाड़ी क्लियर कट मुस्लिम वोटों के आधार पर और मुस्लिम लोगों को हमको ही मुस्लिम करके मतदान करो इस मुद्दे पे कह रहे, इसको ही हम जिहाद कह रहे। और इसके लिए अभी महाविकास आघाड़ी एंड कांग्रेस ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। नुमानी का ये बयान बताता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने मुसलमानों से हाथ मिला लिया है, लेकिन उसके बदले सौदा किया है मुसलमानों की कई बातें मानने का। इसको लेकर उलेमा बोर्ड ने बकायदा अपना मांग पत्र भी सौंपा है। आघाड़ी के हामी भरने के बाद सशर्त समर्थन जाहिर किया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ऐसा ही कुछ मामला झारखंड से भी सामने आया। लोहरदगा में जमीयत उलेमा ने मुसलमानों से इंडी गठबंधन को वोट देने की अपील की है। वहीं खुलकर कांग्रेस नेता घुसपैठियों को फ्री में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। चुनावी सवर में मौलानाओं की एंट्री से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा बोर्ड के पैगाम को क्या मुसलमान मानेंगे? सवाल ये भी कि क्या धर्म के आधार पर वोट की गोलबंदी संविधान के तहत है? और सवाल ये भी कि वोट के लिए फतवा भी कबूल है, वक्फ भी कबूल है और घुसपैठिए भी कबूल है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ का खुलकर विरोध भी कबूल है, घुसपैठिए भी कबूल है। ये सब हो रहा है मुस्लिम वोट के लिए। मैं आपको बताती हूं कि अलग अलग पार्टियां, क्योंकि इस डिबेट को मैं उसकी शुरुआत करूं, अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवाऊं, उससे पहले जरा आपको बताती हूं अलग अलग पार्टियां मुस्लिम वोट के लिए कर क्या रही हैं। कांग्रेस खुलकर मुसलमानों को आरक्षण का वादा कर रही है, क्योंकि उलेमा बोर्ड यही मांग कर रहा है और कांग्रेस ने उस पर हामी भी भर दी है। तो क्या मुस्लिम आरक्षण के साथ है कांग्रेस पार्टी? समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन उनके अल्पसंख्यक में क्या सिर्फ मुसलमान है? क्योंकि बात सिर्फ मुसलमानों की करती। वहीं सपा के बाद आपको बताती हूं कि एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो लगातार हर सभा से वक्फ बिल पर बयान दे रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये हम होने नहीं देंगे वक्फ में संशोधन। तो ये भी मामला, ये सब मुस्लिम वोट के लिए। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो तो मुस्लिम वोट के लिए कैसे हिंदुत्व से ही समझौता कर बैठी है, तो ये भी मुस्लिम वोट के लिए हुआ है क्या? जेएमएम हेमंत सोरेन, घुसपैठियों को शरण देने का आरोप उन पर लगातार लगता रहा है और घुसपैठियों को शरण यानी ये भी मुस्लिम वोट के लिए। अब क्या इस चुनाव में सीधे सीधे एक पोलराइजेशन हो चुका है, हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया है? मैं एक बार अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ने वाले। फराज किदवई साहब हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दानिश कुरैशी साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। अतीकुर रहमान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राधिका खेड़ा जी खुलकर कह रहा है कि 269 सीट्स पर एमवीए को हम समर्थन कर रहे हैं, यानी कि
सब मुसलमान जाइए और एमवीए को वोट करिए। इससे पहले उलेमा बोर्ड, इससे पहले झारखंड में जमीयत उलामा सब ऐलान कर चुके हैं। ये गोलबंदी हो रही है मुस्लिम वोट की, और ये सब संविधान के तहत है क्या? सबसे पहले तो सभी को बैकुंठ चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, इंडी गठबंधन की जो राजनीति है, अब वो इंडी गठबंधन की राजनीति अब सिर्फ वोट बैंक के सौदे में बदल चुकी है। फतवे के सहारे वोट बटोरने की जो नई साजिश है वो ये दिखा रही है कि इनके लिए ना देश मायने रखता है ना जनता। झारखंड में कांग्रेस के नेता खुलेआम घुसपैठियों को सिलेंडर देने की वादे कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इनके नेता वोटों की तुष्टीकरण के लिए उलेमाओं की 17 डिमांडें एक्सेप्ट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लोग जहां पे फतवे जारी किए जा रहे हैं उनके बीच बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि इंडी गठबंधन की जो राजनीति है वो सिर्फ फतवों और घुसपैठियों तक सीमित नहीं है। अब ये पार्टियां चुनाव जीतने के लिए क्या कर रही है? वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आगे घुटने टेक रही है, 17 वादे उलेमाओं के पूरे कर रही है, घुसपैठियों को ताज बना के सर पे बिठा रही है, और देश की सुरक्षा को अब हर चीज के आगे गिरवी रख रही है। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लेड इंडी अलायंस देश के विरोधी है, देश के खिलाफ है, और आज उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या ये पार्टियां जो ये सब कर रही हैं मुस्लिम को, जो क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करिए? क्या ये जो ड्रामा किया जा रहा है कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये देंगे वो देंगे, इससे सच में मुसलमानों का फायदा हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे लगातार आपके जर्नलिस्ट भी ग्राउंड पे जाते हैं, मुसलमानों से बात करते हैं, हर मुसलमान ये कहता है हाँ हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा, हमें हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिला, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने देखा तो हर जगह फायदे मिल रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे ये पूछेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें क्या दिया, तो बोलेंगे जी वो बस मुसलमानों के लिए बात करते हैं, क्या दिया ये नहीं गिनवा पाएंगे। ये बोल देते हैं कि अरे वो सेक्युलर है। क्या सेक्युलरिज्म, क्या इंडिया अलायंस का ये स्टैंड है कि घुसपैठियों को इंडियन टैक्स पेयर के पैसे से, आपके और हमारे पैसे से पाला पोसा जाए? देश की अखंडता पे आज सवाल आ गया। मतलब डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, ये बहुत फेमस कहावत है, लेकिन इतनी डेस्परेशन की घुसपैठियों को सर का ताज बना के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व 8 जनरल सेक्रेटरी में से एक, सबसे मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक, और खुद वो एक विधायक भी है जम्मू कश्मीर में। तो सोचिए उन लोगों ने जम्मू कश्मीर की क्या हालत करी हुई है। मैं हैरान हूं इस ऐलान से राधिका जी। अजय वर्मा जी आप बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हीं से पहले पूछ लेती हूं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, गुलाम मीर, और वो क्या मंच से कह रहे हैं कि सिलेंडर देंगे, सबको देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी समर्थन चाहिए। जी हाँ बोलिए बोलिए, आप बड़े खुश लिख रहे हैं इस बात में कि घुसपैठियों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इस देश में नहीं, मैं आपकी बातों से और चंदा लो और धंधा दो वाली पार्टी की प्रवक्ता की बातें सुन के मैं बड़ा दुखी और हैरान हूं कि इस देश के हितों से वो समझौता नहीं करेंगी, केवल अपना हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाने के लिए। हमारी बात सुन लीजिए, हम उनके बीच में नहीं बोले ना, आपके लिए हम उनके बीच में नहीं बोले। अपनी वोट लेने के लिए और सरकार लेने के लिए केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदू दाद और शमशान कब्रिस्तान, इसी एजेंडे के तहत ये चलते हैं। मुझे पूछ लीजिए इनसे, और ये आप बता दीजिए कि 2014 से 24 तक इस देश में कितने घुसपैठिए आपने रोहिंग्या और घुसपैठिए निकाले, तो कोई जवाब नहीं देंगी, कोई जवाब नहीं देंगी। दूसरा, जब घुसपैठिए रोहिंग्या घुसते हैं बॉर्डर से, तो वो देश की गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें रोकने की। तो इंटेलिजेंस फेलियर, गृह मंत्रालय फेलियर, तो गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तीसरा, 2024 में या कोई भी चुनाव आता है तब इन्हें घुसपैठिए की तस्वीर और घुसपैठिए का एजेंडा और पाठ्यक्रम। अच्छा, आप कह रहे हैं घुसपैठिए देश में कैसे आ गए, इस पर गृह मंत्री इस्तीफा दें। यानी ये मामला आपके लिए इतना संवेदनशील है कि आप कह रहे हैं घुसपैठिए देश में कैसे आ गए, इसमें गृह मंत्री इस्तीफा दें। लेकिन मेरे नेता तो मंच से घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, मेरे नेता तो मंच से घुसपैठियों को फ्री में सिलेंडर बांटेंगे। इससे दिख रहा है कि वो अच्छा, वो है ही नहीं आपके नेता। राहुल गांधी जी अगर कोई बात कहते हैं, खड़गे जी अगर कोई बात कहते हैं, वो आकर प्रचार कर रहे हैं, वहां बुलाया गया उन्हें प्रचार के लिए। सोनिया जी अगर कोई बात कहती है तो वो बात समझ में आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांग्रेस बहुत बड़ा समुंदर है। मतलब सिर्फ राहुल गांधी प्रचार करे, बाकी नेताओं को घर बिठा दीजिए। फिर बोलिए कि बाकी नेता प्रचार ही नहीं करेंगे क्योंकि बात तो सिर्फ राहुल गांधी की माननी है। ये देखिए नरेंद्र मोदी का जवाब आ गया इस बड़ी खबर पर। चलाइए जरा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया इस खबर पर। महाराष्ट्र में एमडीए पर प्रधानमंत्री का हमला आया है।
घुसपैठियों के साथ है, पीएम कह रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे। कांग्रेस नेता खुलेआम ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बात आई है। जरा सुनिए एक बार, जरा सुना देते हैं क्या कह रहे हैं, सुनाइए। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए? अब मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। प्रधानमंत्री ने इस पर बोल दिया है, घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात मंच से कही जा रही है। अब मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी कि क्या हमारे देश की पार्टियों के नेता इस पर क्या सोचते हैं। कांग्रेस की बात आपने सुन ली, आपने बीजेपी की बात सुनी। आ रही हूं राधिका जी आपके पास, अजय जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन जरा मुझे बताइए फराज साहब, आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है ये सही है, मंच से घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कही जा रही है? सुचारिता जी, देखिए प्रधानमंत्री जी की आपने अभी बात कही, तो बहरहाल प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जब मंच से कुछ बोलते हैं तो उनको अब बहुत सीरियसली जनता नहीं लेती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़िएगा, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे सुचारिता जी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 173 स्पीचेस दी थी, जिसमें से 110 स्पीचेस मुसलमानों के खिलाफ थी, जिसमें मुजरा, आपका मंगल सूत्र लेकर के मुसलमानों को बांट दिया जाएगा और तमाम चीजें थी। फराज साहब वो सब छोड़ दीजिए, चलिए मैंने मान लिया। नहीं फराज साहब, मैं आपका टेक पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने तो अपना टेक दे दिया, उन्होंने बता बात ही नहीं पूरी करनी। नहीं, उन्होंने अपना टेक दे दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात सही है मंच से कहना? मैं आपका टेक उस पर पूछ रही हूँ ना। अरे मैं ये बोल रहा हूं सुचारिता जी कि अगर घुसपैठिए हैं झारखंड में तो वो क्यों है, किसकी वजह से आए, किसका फेलियर है? वो बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? समाजवादी पार्टी की है कि भारत सरकार की है? क्यों आए घुसपैठिए वहां पर? पहला तो सवाल यही उठता है ना। होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुजरा कराते हैं प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से अपनी स्पीचेस में कह के कि आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। खाली नफरत फैलाएंगे आप, घुसपैठियों को रोकेंगे नहीं। इतने अनसेफ हमारे बॉर्डर हो गए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है भारत सरकार के ऊपर कि कहां से घुसपैठिए आ रहे हैं। ये देखिए, ये हल्ला जो है ना फराज साहब, ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग घुसपैठिए को लेकर इतने गंभीरता से सोचते हैं। अजय जी भी इतना नाराज हो गए, कैसे आ गए देश में घुसपैठिए। ये वाकई बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उस गुस्से के बावजूद सिलेंडर तो हम घुसपैठियों को देंगे। आचार्य जी एक सेकंड, उस गुस्से के बावजूद सर वो गुस्सा खोखला नजर आता है फिर। नहीं, वो गुस्सा फिर खोखला नजर आता है जब आप मंच से घुसपैठियों के लिए ऐलान करेंगे कि हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे। तो इस गुस्से का क्या मतलब है? तो खोखला रह गया, ये तो दिखावटी दिखा। फिर क्या मतलब है इसका? कैसे आ गए घुसपैठिए? चलो आ गए तो हम इनको घर भी दे देते हैं, आ गए तो चलो सिलेंडर भी दे देते हैं, आ गए तो घर में भी रख लेते हैं। क्यों आचार्य जी? जाहिदा जी, घुसपैठिए लाया कौन इस देश के अंदर? सबसे पहले ये बात उठ रही थी ना, घुसपैठिए लाया कौन? 1971 से जिस प्रकार से कांग्रेस ने खेल खेला, उनको पता था जो स्थिति थी, और इस प्रकार से इस देश के अंदर जो भी घुसपैठिए रखे गए, वो क्यों रखे गए? कांग्रेस का वोट बैंक था। कांग्रेस को पता था कि वोट बैंक उन्हीं से मिलना है, उन्हीं को बनना है, उन्हीं के कारण से ये लगातार स्थिति। अभी तो यहाँ बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ केवल 3 लोग बोलेंगे, वही माने जाएंगे, बाकी तो कुछ भी अजय जी तो कुछ औकात ही नहीं है कुछ बोलने की, जो बोल रहे थे यहाँ पर। वास्तविक तौर पर उन्होंने कहा कि भैया 3 ही लोग जो बोलेंगे वही वो लोग, उनकी बात है कांग्रेस के अंदर, बाकी तो किसी की बात ही नहीं है कोई बात बोलने की। अभी तो सब डिनायल मोड में आ गए। और सबसे बड़ी बात, ये आज जो हो रहा है वो खुल्लम खुल्ला हो रहा है, लेकिन इससे पहले लगातार पोलराइजेशन जो है वो छुपकर होता था। आपको याद होगा कि एमपी के अंदर कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से गुप्त मीटिंग करी थी, आपके वोट मिल जाएं
तो उसके बाद हम एक हो जाएंगे। जिस प्रकार की स्थिति ये लगातार चलता रहा है, कांग्रेस की ये और तथाकथित तौर पर संपूर्ण विपक्ष की एक सोची समझी एक पोलराइजेशन करने का मुस्लिम्स का एक साथ, पहले अंदर खाने बात होती थी कि भाई ये देंगे ये देंगे ये देंगे, और अब खुलेआम जब आपने धीरे 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 जहर चखाना शुरू कर दिया, चॉकलेट देनी शुरू कर दी, तो अब खुलेआम चॉकलेट ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई ये आज इस देश के अंदर जो राजनीति चली है वो खुलेआम मांगा जा रहा है कि भाई ये दोगे तो मिलेगी। क्योंकि क्या होता था पहले, पता नहीं चलता था कि मांग रहे हैं, हमने तो मांगा ही नहीं, हमने तो कहा नहीं। अब पहले डिमांड लेटर जो सामने आ रहा है खुलेआम हो रहा है और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यानी विश्वास नहीं है भाई। मैं कहूंगा इसके अंदर क्या थी, जो हम अंदर बात की जाती थी, छुप के बात की जाती थी, छुप के रिकॉर्डिंग होती थी, कमलनाथ जी की वो रिकॉर्डिंग साथ थी। इससे पहले एक और इंसिडेंस आपको याद दिलवाऊं, वोट जिहाद। वोट जिहाद का जो शब्द हम लोग टीवी पे बोलते हैं वो लोग साफ लोग डिनाई करते हैं। जिस प्रकार सलमान खुर्शीद की भतीजी ने क्या कहा था इलेक्शन से पहले कि किस प्रकार से क्या वोट जिहाद करने की बात की गई थी, और लगातार मुस्लिम्स को पोलराइज करने का जो खेल इस देश में चल रहा है वो सर्व समान के समक्ष आ गया है। मैं एक बार जरा दानिश जी के पास जाऊंगी। फराज साहब बोलना चाह रहे हैं, फराज साहब आपके पास आ रही हूँ, मैं दानिश जी के चली जाऊँ, उन्होंने बोला नहीं है, थोड़ा सा ओपनिंग कॉमेंट सबसे ले लेती हूँ। एक बार दानिश जी के पास चलते हैं। दानिश साहब हमारे साथ नहीं, अतीकुर रहमान साहब के पास जाइए। अतीकुर रहमान साहब, आपने तो मेरी पिछली डिबेट्स में भी आप आए थे, आपने कहा कि भाई अगर फतवा जारी किया है तो सही है, और क्या कर सकते हैं हम, फतवा जारी करेंगे, आपने उससे सही बताया था। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाली जो सीधे खुलकर कह रहे हैं 269 सीट्स पर मुसलमानों से हम कह रहे हैं कि आप एमवीए के उम्मीदवारों को ही वोट करेंगे। तो इससे पहले उलेमा बोर्ड आ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया, वहां झारखंड में जमीयत उलामा आ गया, सब। ये मुझे एक बात बता दीजिए, अगर यही बहुसंख्यक समाज करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? फिर आप तो कहेंगे देखिए कैसे गोलबंदी हो रही है, ये देखिए ये तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, ये लोग ने तो कुछ किया ही नहीं ना। अच्छा, धर्म संसद के अंदर अधर्म बातें होती थी, वो क्या था? वो गलत था, यही वो गलत था। नहीं, वो गलत था, मुसलमानों को मारो, वो सर गलत था। इसको सही कहेंगे क्या? गलत था ना? हाँ गलत था ना, तो गलत कहने की तो हिम्मत रखते हैं हम। ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, योगी जी ने कहा, क्या कहा? नहीं कहा, क्या कहा? समर्थन दिया। नहीं, क्या कहा? समर्थन दिया। नो, झूठ मत फैलाइए। क्या कहा? अच्छा, अमित शाह जी ने क्या कहा, बताइए क्या कहा? अतीकुर रहमान साहब, जितनों की आप भी बात बोल रहे हैं वो सबके सब जेल में गए, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों कहा यहाँ पर आपने? ये आतंकी को मैंने मना किया था। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। नो, एक सेकंड हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, एक मिनट बताइए। मैं एक बार अतीकुर रहमान साहब से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, आपने अतीकुर रहमान साहब को लीजिए स्क्रीन पर। अतीकुर रहमान साहब देखिए, मेरे जो सारे मेहमान है ना वो सब मेरे लिए सम्माननीय है, आप भी हैं और आचार्य जी भी हैं, उनके खिलाफ, और आप वो भी आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगी। अतीकुर रहमान साहब को ऑडियो दीजिए ना भाई, सिर्फ अतीकुर रहमान साहब को रखिए स्क्रीन पे। मैंने आपकी टीम से कहा था ये आतंकी मैं इस तरह की भाषा नहीं सुनूंगी। मैं अतीकुर रहमान साहब आपको बोल रही हूँ, अतीकुर रहमान साहब को चेतन स्क्रीन पर रखिए सिर्फ, मैंने आपसे कहा। अब मुझे जरा बताइए अतीकुर रहमान साहब, आप मुझसे मुखातिब हैं, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूं, उस पर जवाब दीजिए। अमित शाह साहब ने कब बोला था, कब बोला ऐसा जो आप बोल रहे हैं, बताइए जरा। क्या बोला? मैंने कहा कि आपने कहा धर्म संसद में जो अधर्म बातें होती थी उसको अमित शाह जी ने डिनाई किया या नहीं किया? खराब बोला या नहीं बोला? मोदी जी ने वो अधर्म संसद करने वालों को क्या कोई रोक लगाने की कोशिश की? क्या यूपी के सीट में उनका समर्थन लिया ना, हरियाणा में उनका समर्थन लिया, जब चाहिए उनका समर्थन लेने के लिए आगे बढ़ गए। अब अगर मुसलमान एक होकर अपनी शर्त, जो कि मैं एग्री नहीं करता हूं उन शर्तों से, सुचारिता जी मैं खुलासा कर दूं कि मैंने हमारे उलेमा को कहा ये 17 डिमांड्स आप वापस ले लें विदाउट एनी कंडीशन। हम उद्धव जी ठाकरे को सपोर्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमको बीजेपी को हराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर इसमें गलत, तो आप तो वही बात कर रहे हैं ना, फिर आप भी तो वही बात कर रहे हैं अतीकुर रहमान साहब। आपने क्यों बोला उलेमा बोर्ड के शर्तें वापस ले लें? आप तो वही बातें कर रहे हैं। विदाउट एनी कंडीशन हम सर, कंडीशंस बड़ी क्लियर है, कंडीशंस बड़ी क्लियर है। आप समर्थन के लिए आगे शर्तें रखें या ना रखें? बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, संविधान बचेगा
देश बचेगा। अच्छा, संविधान में ये कहा गया है कि एक धर्म के लोग मिलकर खड़े हो जाएं और बोले कि हम एक ही पार्टी को वोट करेंगे। ये बात क्या संवैधानिक है? आपको लगता है ऐसा? क्या है इसमें? आपको लगता है ये संवैधानिक बात है कि बड़े बड़े जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उलेमा बोर्ड हो, वो खुलकर फतवे जारी करें, बोले कि आप इनके खिलाफ ही वोट डालेंगे? ये सही है? ये सही लगता है? क्यों अगर कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिख ऑर्गेनाइजेशन और कोई महंतों का ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी को खुलेआम सपोर्ट कर सकता है, तो मुसलमान क्यों नहीं? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट का ऐलान किया है? हाँ, अब आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने या किस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कहा? क्या ये कभी नहीं हुआ? नहीं, आप बताइए ना मुझे यहाँ बताइए, मैं चाह रही हूँ। क्या होता है? नहीं, बताइए ना। स्टेट इलेक्शन में होता है, जनरल इलेक्शन में होता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है सर? बता तो दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। चेक करिए ना। मैं चेक करने जाऊँ? मैं ही फैक्ट लेकर आऊँ आपके लिए? आप बोलते रहे, मैं फैक्ट प्रेजेंट करूँ। हम तो जमा करके बेचते नहीं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं। आप रखते नहीं है क्योंकि आप ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो सर आप तो पूरी लिस्ट लेकर आ जाते। ऐसा हो सकता है कि नहीं होता? नो अतिक रहमान साहब, देखिए जो है मैं वो आपके सामने रखता हूं। आप देखिए, बात जो जखीरा है, एक बार विनोद जी के पास जाइए। सुनिए, आप तो आरएसएस और वीएचपी उन सबको भी आतंकी बोल देते हैं। आप बोलते हैं इन पर बैन करो, ये भी आपकी वो उलेमा बोर्ड ने शर्तें रखी हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ सीधा सा है कि आप विनोद जी, अब तो घुसपैठियों को भी खुले मंच से सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। सब मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है। सोचिए सुचरिता जी, देखिए सिलेंडर की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपने 2-3 क्वेश्चन किए और जब इन्होंने झूठ बोला तब तो आपने पकड़ने की कोशिश करी, ये पकड़ में आए नहीं, मतलब बेसिकली पकड़े गए, एक्सपोज हो गए टीवी की डिबेट पर। मैं कहना चाहता हूं, देखिए जब अमित शाह का नाम लिया तो भागते हुए नजर आए। जब इनसे पूछा गया कि आखिरकार कौन से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने बीजेपी को वोट करने के लिए कहा है, तो ये चुपचाप नजर आए। मैं कहता हूँ, देखिए आरोप लगाना और अपने ऊपर लगे आरोपों से भाग जाना, ये इनकी पुरानी प्रकृति संस्कृति रही है। कोई बात नहीं, अब मेरी बात है। मेरा नाम विनोद बंसल मेरा है जी, आपका नहीं है। आप सुनिए मेरी बात। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बात, बोलिए विनोद जी। देखिए सुचरिता जी, इनके पास तो लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं आज एक लिस्ट लेके बैठा हूँ 41 पेज की लिस्ट हमने कल ही जारी की है मीडिया को। आपको याद होगा, आपका करस्पोंडेंट भी उसमें था। मैं कहता हूँ 41 पेज की रिपोर्ट में 300 से ज्यादा ऐसी घटनाओं का जिक्र हमने किया है जिसमें कि इस्लामिक जिहादियों ने 40 हिंदू बेटियों को नृशंस तरीके से मार दिया। बाकायदा जिहादियों का नाम भी दे रखा है उसमें और पीड़ित बिटिया का नाम भी है। और ऐसे ही 121 मंदिरों पर हमले किए गए। ऐसे ही जो है ना 89 के से अधिक जो है ना जी हमारे त्योहारों पर हमले किए गए। और अब देखिए कि ये लगातार इस तरह की घटनाएं 4 प्रकार की लिस्ट हमने परसों मीडिया को जारी की है। और इसके माध्यम से कहा गया कि ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, लगातार ये जो इस्लाम के नाम पर जो है भारतीय राजनीति को अपने मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। भारत पर जिस तरह से मुगलों ने शिकंजा कसा था, वही जो खूनी हाथ है एक तरह से, वो उस भारत के ऊपर दोबारा से जो है ना वो पंजा लहराने की कोशिश हो रही है। एक तरफ तो हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, हिंदू तीर्थ यात्रा बची नहीं है, हिंदू बेटियां बची नहीं है, हिंदुओं के जो अपने मंदिर बचे नहीं है, और दूसरी तरफ जो है देश की राजनीति पर ये हावी होकर के ये विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे और देश की राजनीति को अपने कब्जे में भी लेंगे। ये जो दोहरा चरित्र है ना जी, इसको ये देश को समझना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो परसों हमने सूची जारी की है सुचरिता जी, इनमें से कोई एक के मुंह में से अब एक शब्द नहीं निकला कि हम बेटियों के साथ उनके साथ संवेदना रखते हैं। वो जो हमने जो केसेस जारी किए थे वो मात्र 10% भी नहीं है। वो कुछ चुनिंदा केसेस जो हमने मीडिया में हाईलाइट हुए वही प्रोमिनेंट केसेस लिए हमने। ठीक है। आप देखिए कि उन पर न तो कोई राजनीतिक दल का कोई नेता बोला, न कोई सेकुलर ब्रिगेड का नेता बोला, न ही जिहादी कोई तंजीम बोली, और न ही आपके पैनलिस्ट कोई बोले। उनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला कि हाँ ये निंदनीय है, हिंदुओं पर जो हमले इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं। विनोद जी, पर मुझे एक बात बताइए, उनका जो सवाल है, अतिकुर रहमान साहब ये कहते हैं कि भाई अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि बीजेपी हमारे हित में काम नहीं कर रही और वो कहते हैं कि भाई इनको वोट करो, तो उसमें गलत क्या है? उन्हें लग रहा है कि नहीं कर रही हित में काम। हाँ। नहीं, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? वो कैसे कह सकते हैं? या तो ये कहेंगे हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हाँ। हम किसी रिलीजन के लिए काम नहीं करते। आप बोलिए सीधा आप इलेक्शन खड़े हो जाओ ना जी आप। दूसरी बात ये देखिए, यही तो मुस्लिम लीग ने किया था, देश विभाजन का काम किया। पहले पॉलिटिक्स में उतरी, फिर उसके देश विभाजन पर उतर गई। ये जो काम अभी जितने भी मुसलमान पार्टियां है ना जी, जितनी भी मुसलमान पार्टियां हैं,
और उनके पैरोकार हैं। वो सारे के सारे अब अल्टीमेटली भारत पर कब्जा जमाने के चक्कर में है। पहले पाकिस्तान वो जिन्ना का सपना था ना जी, पहले तो अभी महाराष्ट्र और झारखंड में कब्जा कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं एक बार दानिश जी को दानिश जी 2 बार आपका फ्रेम चला गया, आपके पास आई थी, तो मैं अब तीसरी बार कोशिश उम्मीद कर रही हूँ आपको आवाज आ रही है मेरी। दानिश साहब आ रही हूँ, विनोद जी आ रही हूँ। दानिश साहब देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा 269 सीट्स पर हम सपोर्ट कर रहे हैं एमवीए को। 269 का सीधा मतलब एमवीए में आप तो आते नहीं है एमआईएम, तो आपकी 16 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका सीधा गणित ये हो गया कि आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं शायद, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो हिस्सा ओवैसी साहब भी है। तो वो एक गणित बड़ा क्लियर है कि एक तरफ ओवैसी साहब को भी सपोर्ट कर दो, दूसरी तरफ एमवीए को भी सपोर्ट कर दो, और ये भी बड़ा क्लियर है कि ये जो गोलबंदी हो रही है ये आपको भी सूट कर रही है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, बात गोलबंदी की और मोर्चाबंदी की नहीं है। बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी जब आके भाषण करते हैं तो उनको अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब को और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार का अधिकार है। सही, बिल्कुल। रह गई बात यहाँ कि भाई सपोर्ट करने की या समर्थन करने की। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देश की पार्लियामेंट की बात हो या महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो, महाराष्ट्र में जब भी दलितों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, किसी पे भी जुल्म और ज्यादती होती है तो सबसे पहली सदा जो बुलंद होती है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होती है। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि वो राजनीतिक पार्टियां जो लोग सिर्फ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था मुसलमानों का, कम से कम उतना कोटा तो देते, आप उतना कैंडिडेट तो देते, तो आप वो नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं ये, या और किसी पार्टी के पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कहीं ज्यादा, थोड़ा सा कम जितना कैंडिडेट भी उनके पास नहीं है। तो दिक्कत क्या है कि ये लोग जो हमेशा से आजादी के बाद से, मैं मुसलसल कह रहा हूँ, आजादी की बात से लेकर अब तक पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन आते हुए जनसंख्या के प्रोपोर्शन में, सुनिए जनसंख्या के प्रोपोर्शन में कह रहे हैं ना। सुनिए अब सवाल मैं अपनी बात खत्म कर लूं उसके बाद अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि चुनाव से पहले तो ये तमाम सारी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई नजर नहीं आता। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव से पहले रामगिरी महाराज के खिलाफ इम्तियाज जलील साहब मैदान में निकले, किसी एक आदमी का सपोर्ट का या स्टेटमेंट टेका आया? कोई नहीं आया। दिक्कत ये है कि जब मुसलमानों पे जुल्म नेता तो 15 मिनट याद दिला रहे हैं भाई, आपके नेता 15 मिनट वाली भाषण याद दिला रहे हैं। अकबरुद्दीन तो दिला ही रहे थे, अब असद साहब भी दिला रहे हैं, और वो तालियां बज रही है वहां क्राउड में। तो लोगों को पता नहीं है कि 15 मिनट से क्या मतलब है, क्या सब जानते हैं, ओवैसी साहब भी जानते हैं, जनता भी जानती है। 15 मिनट बार बार याद दिलाते हैं और मजे ले रहे हैं। रजाकार लोक पार्टी क्या, कैसे ये सही है? हाँ देखिए, अच्छा सुनिए, ये देखिए, ये दलालों की पार्टी को समझाइए, अंग्रेजों की पेंशन पे पलने वाले अभी तक। अरे भैया, रजाकारों की पार्टी तुम्हारी है, इस देश में कटाई करने वाले कौन है? इस देश में कटाई किसने करी? आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रजाकारों की पार्टी आप रहे हो और आज हिमायती बन के बैठे हो। इस देश के अंदर वाले अभी भी कटाई पेंशन तो नहीं आ रही ना? देश के अंदर कटाई याद, रजाकार याद है कि नहीं है? आपकी पार्टी के नुमाइंदे जितने भी हैं उन्हीं के वंशज हैं इस देश में जो काटे थे। अंग्रेजों की पेंशन वेंशन पे तो नहीं पल रहे ना, छुपा के रखा हुआ था। इनकी तफ्तीश करवाइए, देश की हितैषी तफ्तीश करवाइए, अंग्रेजों की पेंशन निकल आएगी। हितैषी की बात करते हैं, रजाकारों की पार्टी है आपकी, रजाकार। नई शब्द याद तो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा ठीक, अरे सुचारिता से नहीं होगा, सुचारिता से नहीं। गलत बोल रहे हो तो क्या होगा? राधिका जी के पास जाऊंगी एक बार। सुनिए, नहीं दानिश जी देखिए, ये दोनों तरफ से बात होगी ना। अब आप कुछ बोलेंगे तो कुछ लोगों को चुभेगा और कुछ लोग बोलेंगे भाई हर चीज आपकी अच्छी तो नहीं लगेगी लोगों को, और वैसे ही बाकी लोगों की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, तो मैंने नहीं बोला ना, मैंने तो उनसे कहा ही नहीं। सुनिए, मैंने उनसे कहा ही नहीं, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूँ। ये बीच में कूद के आ गए और बातें करने लगे, मैंने तो इनसे कहा ही नहीं है। अब सवाल सुनिए, अब मैं अपनी बात खत्म कर लूं। अब सुनिए, अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है
कि इस देश में जो राजनीति जिस तरीके की कल बनी हुई है उसमें मैं ये कह रहा हूं कि अब से पहले इम्तियाज जलील साहब ने खत लिखा कि भाई वी वांट टू मेक अ पार्ट, हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ये जो लीड करने की बात कह रहे हैं, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी ये नहीं थी कि भाई अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप इसका रास्ता निकालिए? तो नहीं, दरअसल ये चाहते नहीं है। देखिए आप आज बड़ी इंटेलेक्चुअल की तरह बात कर रहे हैं और बड़ी गंभीरता से बात कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन देखिए सीधी बात है, थोड़ी हूँ आप भी सुचारिता क्या बात है? नहीं, मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिए उसमें मैंने जो सवाल पूछे वो कहीं लुप्त हो गए, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि आज आप बड़े संजीदगी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता वहां जो बात कर रहे हैं, वो जो मैंने क्लिप भी दिखाई है, राधिका जी मुझे नहीं पता आपने देखी है कि नहीं, 15 मिनट हो, 15 मिनट याद है, 15 मिनट, वो जरा क्लिप है, वो जरा आप सुन भी लेंगे ना अगर, तो आपको पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है चुनाव प्रचार में। वो 15 मिनट की याद दिलाकर लोगों को क्या ये सब मुस्लिम नहीं राधिका जी आपको याद है वो भाषण जब आया था तब कितना हंगामा हुआ था, आज फिर वही हो रहा है जी। सब क्यों हो रहा है ये? हाँ। 2013 में पहली बार वो लाइन बोली गई थी कि 15 मिनट दे दीजिए। मैं इनको यहाँ पे बैठ के इनके प्रवक्ता को और उनकी पार्टी को आपके माध्यम से याद दिला दूं, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी का भारत नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार का भारत नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ पे इस तरीके की भाषा ना सही जाएगी। और यहाँ पे कोई भी भारतीय, उस समय लोग डरते थे क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चुप रहिए। ये नफरत और डराने से आप ये मत सोचेगा कि आप यहाँ मुझे डरा देंगे, आप चुप रहिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपके नेता ने खुलेआम पहले भी धमकाया और देखिए ये बोलने क्योंकि बीच में किसी की आवाज नहीं जाती है। फिर सुचेता जी, गाने जी देखिए आपको पसंद नहीं आ रहा था जब आचार्य जी बोले, अब आप बोल रहे हैं राधिका जी के टाइम में, तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए, फिर आप बुरा मान जाएंगे, बोलने दीजिए उन्हें। राधिका जी बोलिए। जो अकबरुद्दीन जैसे नेता, ओवैसी जैसे नेता जिनकी जहरीली जबान है और वो सोचते हैं कि वो कानून और व्यवस्था और संविधान से ऊपर है, उनको लगातार देश की जनता जवाब देती आई है। चुप रहो। 15 मिनट की धमकी देने वाले अब यहाँ पे ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। ये फिर बोल रही हूँ, ये सोनिया गांधी के चलते हुई यूपीए सरकार वाला भारत नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और गृह मंत्री अमित शाह जी है। यहाँ पे ना ये बर्दाश्त किया जाएगा, ना कोई भी हिंदुस्तानी इसको बर्दाश्त करेगा। आज का हिंदुस्तानी डरता नहीं है। आप लोग सिर्फ बांटने, काटने, धमकाने की राजनीति करते हैं और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को साथ देते हैं, उनकी ताल से ताल मिलाते हैं, क्योंकि वो भी यही बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा किस तरीके से सनातन धर्म नष्ट कर दिया जाए। प्रियंक खड़गे खुलेआम ये बात बोलते हैं लगातार। यहाँ पे बोला जा रहा था कि राहुल गांधी ने ये नहीं बोला, प्रियंका गांधी ने नहीं बोला, ये गुलाम अहमद मीर ने बोल दिया। अरे गुलाम अहमद मीर 8 में से एक जनरल सेक्रेटरी है, राहुल गांधी तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा है। लीजिए, एक जनरल सेक्रेटरी जब ये बात बोल रहा है तो उसके बहुत मायने होते हैं। और दिखाइए एक स्टेटमेंट है राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ने, दीजिए भाई अजय वर्मा जी को दीजिए। ये 15 मिनट वाला बयान भी गलत है। भाई जनरल सेक्रेटरी साहब को नहीं जानते अजय जी, अजय जी जनरल सेक्रेटरी साहब को नहीं जान रहे आप, उनकी बात की कोई हैसियत नहीं है। राधिका जी ने पोल खोल दी, उनकी कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है। वो कह रहे हैं ये चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी की प्रवक्ता जो अभी झूठ का एजेंडा चला रही थी, केवल झूठ बोलती हैं। और सुन लीजिए क्या कहा था इनकी ये कैंपेन में, महाराष्ट्र में 15 सेकंड हमें दे दीजिए, 15 सेकंड हमें दे दीजिए, 15 सेकंड हमें दे दीजिए, सिवाय तुम्हारी बदतमीजी नहीं सही जाएगी। तमीज से बात करना भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले अब भाषा शैली देखिए, भाषा शैली देखिए कि ये गॉडसे की विचारधारा प्रज्वल लेवन्ना के ऊपर नहीं बोलती है, ये विनोद भूषण के ऊपर नहीं बोलती। जब इनको गुलाम मीर पे बोल लीजिए ना, आप तो गुलाम मीर पे बोल लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। आप गुलाम मीर पे क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने बोल दिया भाई वो जनरल सेक्रेटरी है, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई भी बोलता रहेगा, हमको क्या मतलब है? सुन लीजिए वो क्या कह रही है, वो कह रही है पावरफुल आदमी है, वो कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह जानती भी रही है। वो कह रही बहुत पावरफुल आदमी है, आप यहाँ डिसमिस करते जा रहे हैं। वो बयान के बारे में नहीं पता, बताइए। उन्हें वहाँ बुलाया ही गया इस बयान के लिए, उन्हें बुलाया गया जम्मू कश्मीर से, झारखंड बुलाया गया कि यहाँ आकर ऐसे बयान दे। घुसपैठिए होंगे तब भी देंगे सिलेंडर।
अब सोच लीजिए, बोलिए अजय जी। नहीं, ये सही है कि नहीं है, पहले ये बताइए। देंगे, आप कह रहे हैं घुसपैठियों को दो। बेटियां छीनने की बात करते हैं। अरे सर, अब उस पे मत जाइए ना, आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए, बात करते हैं क्या ये जायज है? तो घुसपैठियों को देना सही है की बात जायज है? मंच से अब हम ये कहेंगे क्या बेटियों की बात जायज है कि बेटियां छीन लेंगे, मुजरा कराएंगे? बताइए, जब प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं तो देश के लोग तो नरेंद्र मोदी जी का अनुकरण करते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी गलत है तो मीर साहब भी 100% गलत है। आप बोलिए नरेंद्र मोदी जी गलत है, मीर साहब भी गलत है, हम भी गलत है। वर्मा जी, आप बोलिए कि नरेंद्र मोदी कश्मीर में क्या हुआ? इतिहास गवाह है इस देश के अंदर कि जहां जहां आप लोगों ने राजनीति खेली, इस देश के अंदर, कश्मीर के अंदर किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी गलत है, तो हर आदमी गलत है। स्थिति है पूरे विश्व में उसको ज्ञात है। देश के प्रधानमंत्री का अनुकरण करना अगर गलत है, आप तो जैसा बोएंगे वैसा कटेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कि देश के प्रधानमंत्री का अनुकरण करना अगर गलत है, गलत कहां था? तो ये गलती तो देश का हर नौजवान और आदमी पार्टी कर रही है। अरे लगातार हो रहा है भाई, आजादी के लगातार बाद से लेकर पहले से लेकर बाद में भी होता रहा है, और यही होगा आगे जाकर। जिस प्रकार की राजनीति आप खेलने का प्रयास कर रहे हो, जिस प्रकार से इन देश के अंदर जिहादियों को प्रमोट करने की बात कर रहे हो, अरे घुसपैठिया कौन होता है मेरे भाई? घुसपैठिया इस देश का हितैषी है, घुसपैठिया इस देश का नागरिक है, या कौन है घुसपैठिया? घुसपैठिया इस देश का दुश्मन है, आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन आपकी उम्मीद कर रही थी, मैं आज उम्मीद कर रही थी कि घुसपैठियों को लेकर एक स्टैंड तो देंगे आप। मेरे पास समय तो बिल्कुल नहीं बचा है, आज बहुत कम समय मिला है सबसे बात करने का, उसके लिए तो मैं पहले माफी मांग लूं। लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर है कि देश भी जानना चाहता है कि जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उनका स्टैंड क्या है बड़े मुद्दों पर, क्योंकि इससे आने वाले समय की दशा दिशा तय होगी। वक्फ पर क्या स्टैंड है, घुसपैठियों पर क्या स्टैंड है, हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या स्टैंड है, यह भी जानना है, और उस पर बहुत हद तक लोग आगे चलकर वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। महाभारत में